प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको जो वीडियो लेकर के आया हूं उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन एवं आज का जो मेरा टॉपिक है शिक्षक शिक्षा में नवाचार। शिक्षक शिक्षा में वह कौन कौन से नवाचार है जिनके माध्यम से हम शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। उन वैज्ञानिक तरीकों से, उन नए संसाधनों के द्वारा, नवीन शिक्षण विधियों के द्वारा या नए जो प्रयोगात्मक तरीके हैं उनके द्वारा अगर हम शिक्षण करवाएं या अध्यापन करवाएं या अध्ययन करवाएं तो कई प्रकार के नवाचारों के माध्यम से हमें सीखने को कई प्रकार की बातें मिलती है। उन अध्यापकों को हम नवाचारों के माध्यम से प्रशिक्षण के द्वारा हम कई कौशलों का विकास करते हैं, कई प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं, कई प्रकार से हम पाठ का विकास नई तकनीकी के माध्यम से करते हैं। उनके अंतर्गत हमारे नवाचार आते हैं। उन नवाचारों के माध्यम से हम शिक्षक में आज नवाचार का कार्यक्रम वो बताने का प्रयास करेंगे और चर्चा करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एमएड का जो सिलेबस बनाया गया है उसके अंतर्गत जो हमारा अध्यापक शिक्षा का जो पेपर है उसमें नवाचार का भी एक यूनिट में दिया गया है कि शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत हम नवाचारों का प्रयोग किस प्रकार से हम करें, नवाचार क्या होते हैं, उन नवाचार से कैसे हम अध्यापकों को नई तकनीकी का ज्ञान हम दें, प्रशिक्षणार्थियों को दें, ताकि वो भविष्य में इन नवाचारों का प्रयोग करके छात्रों में स्थायी ज्ञान प्रदान करवा सके और उनको अध्ययन का कार्य है वो कर सके। ऐसे जो कार्य है, ऐसे जो नवाचारों के संसाधन है उनके माध्यम से वो ठीक प्रकार से अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सके। ऐसे जो प्रयोग है वो अध्यापकों के द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाए जाते हैं, बातें बताई जाती हैं। अगर हम सामान्य चर्चा इसकी करें तो प्राचीन समय में गुरुओं के द्वारा जो शिक्षण करवाया जाता था वह व्याख्यान के द्वारा या प्रवचनों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। गुरु शिष्यों को प्रवचन देते थे, शिष्य धैर्यपूर्वक उनको ग्रहण करते थे, लेकिन उन विधियों में उन प्रक्रियाओं में गुरु ही सर्वोपरि रहता था, शिष्य निष्क्रिय श्रोता की तरह उनके प्रवचन को सुनता रहता था। आज ऐसा नहीं है। आज वर्तमान में नई पद्धतियां आ गई है, नई तकनीकें आ गई है, नई नवाचार आ गए हैं। उन नवाचारों के माध्यम से हम शिक्षक एवं छात्रों को सक्रिय रखते हैं, जोड़ते हैं। निष्क्रिय के श्रोता की तरह विद्यार्थी नहीं बैठे रहते, प्रशिक्षणार्थी नहीं बैठे रहते। अध्यापक नई तकनीकी के माध्यम से, नवाचारों के माध्यम से कई प्रकार से ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वो सक्रिय रूप से, स्थायी रूप से उन चीज़ों को सीख सके। क्योंकि व्याख्यान या प्रवचन के द्वारा बताई हुई बातों को विद्यार्थी हमेशा के लिए याद नहीं रख सकता। वो भूलने की प्रवृत्ति उनकी होती है, भूल भी सकता है। लेकिन अगर नवाचार के माध्यम से सिखाई हुई पद्धति से हम किसी पाठ का विकास करेंगे तो विद्यार्थी स्थायी ज्ञान प्राप्त करेगा। इसलिए हमें नवाचारों के ज्ञान के अनुसार, नवाचार के संसाधनों के अनुसार स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। आज वर्तमान की शिक्षा में हम ज़्यादातर अध्यापक नवाचारों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। नवाचार नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, नई प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, विधियां युक्तियों का प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के कौशलों का प्रयोग करते हुए नई
बातें छात्रों को बताते हैं, उन कौशलों के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से भी वो कई चीजें, टेक्निक सीख सकता है और अध्ययन का कार्य ठीक प्रकार से कर सकता है। ये सब बातें आज के वर्तमान युग में देखी जाती है। इसी के अंतर्गत आज हम नवाचारों का ज्ञान शिक्षक शिक्षा के माध्यम से देना चाहते हैं, ताकि प्रशिक्षणार्थी ठीक प्रकार से उनको समझ सके और एमएड जो हमारा पाठ्यक्रम है, उन एमएड पाठ्यक्रम के अनुसार नवाचारों को सीखते हुए, विषय वस्तु को सीखते हुए, कई प्रकार का ज्ञान वो प्राप्त करते हुए अपना जहाँ भी वो सेवा में जाएंगे उनका प्रयोग वो कर सके। अगर हम बात करें प्रोफेसर एस के दुबे की, जो कि हमारे विद्वान प्रोफेसर हैं, उन्होंने नवाचार के बारे में बताया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सरल, बोधगम्य एवं स्थायी ज्ञान के लिए शिक्षक शिक्षा में प्रयुक्त नवीन साधन नवाचारों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षण अधिगम अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कराया जाता है और प्रशिक्षणार्थियों के रूप में या छात्रों के रूप में जो शिक्षण अधिगम वो करते हैं, सीखते हैं, उन प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए, अच्छा ज्ञान ग्रहण करने के लिए, स्थायी ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त नवीन साधन, जो भी हमारे नवीन साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, वैज्ञानिक तकनीकी होती है, उन नवाचारों का प्रयोग करते हो, वो ही हमारे जो नवीन नवाचार कहलाते हैं, वो नवीन नवाचारों की श्रेणी में आते हैं, वो ही हमारा नवाचार कहलाता है। ये प्रोफेसर एस के दुबे में कहा है कि हमें शिक्षण को अगर हमें प्रभावी बनाना है, सरल बनाना है, बोधगम्य बनाना है, तो हमें स्थायी ज्ञान अगर छात्रों को देना है तो हमें नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। सरल भाषा में उन्होंने परिभाषा दी है। अगर हम बात करें इनकी आवश्यकताओं की कि नवाचारों की कौन कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीख करके इनका प्रयोग वो कर सकते हैं और अच्छा ज्ञान शिक्षा में अपने पाठ का विकास कर सकते हैं, वो है अधिगम प्रक्रिया में रुचि। अधिगम प्रक्रिया में रुचि के लिए कि अगर हम बात करें, जो भी हमारे अधिगम प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, उसमें रुचि जागृत होनी चाहिए। और ये रुचि जागृत करते हैं हमारे नवाचार। किस प्रकार से रुचि जागृत करते हैं कि जो भी अधिगम प्रक्रिया उसको सरल बनाने में रुचि जागृत करते हैं, कि अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने में इनका उत्तरदायित्व रहता है। जो भी कठिन जो हमारा पाठ होता है उसको सरल किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से सरल तरीके से पढ़ाया जाए, ये अधिगम प्रक्रिया में रुचि का माध्यम इसके अंतर्गत आता है। उनमें अध्यापक और छात्रों में रुचि पैदा की जाती है, दोनों सक्रिय रूप से उनमें स्थायी रूप से जुड़ सकते हैं। ये सब रुचि उनमें जागृत की जाती है ताकि वो निराशा उनमें न हो और पाठ के विकास में रुचि रख सके। ऐसी अधिगम प्रक्रिया को बनाने का, पढ़ाने का प्रयास इसमें किया जाता है, समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि नवाचारों के माध्यम से इस प्रक्रिया को हम सरल बना सकते हैं, रुचि पूर्वक बना सकते हैं। प्रशिक्षणार्थी उसको समझा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी अधिगम प्रक्रिया को हम रुचि पूर्वक बना सकें, अच्छे ज्ञान के लिए बना सकते हैं, अच्छे आनंददायक हमारी जो शिक्षा उसको बना सकते हैं और वो अच्छा ज्ञान उसके अंतर्गत घेर सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशीलता। शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता अगर हम देखें तो कई प्रकार के शिक्षण की प्रभावशीलता भी हमारे सामने आती है कि जो भी हमारी प्रक्रिया शिक्षण की होती है, सिखाने की, उसको हम प्रभावशीलता इस प्रकार से अपनाएं, प्रभावी इसलिए बनाएं कि हमें नवाचारों का ज्ञान होता है। अगर हमें नवाचार संसाधनों का ज्ञान होगा तो हम उसको प्रभावशीलता बना सकेंगे, शिक्षण में प्रभावशीलता ला सकेंगे, अपना पाठ का विकास ठीक प्रकार से कर सकेंगे, पाठ को ठीक प्रकार से छात्रों को समझा पाएंगे। अगर उस ज्ञान, उसका नवाचारों का ज्ञान अगर हमें होगा, नई तकनीकी का ज्ञान अगर हमें होगा, विधि प्रविधियों युक्तियों का अगर ज्ञान होगा, हमारे सूक्ष्म शिक्षण का ज्ञान हमें होगा, कौशलों का हमें ज्ञान होगा, तो हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं, ठीक प्रकार से बना सकते हैं। इसलिए हम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौशलों का ज्ञान,
विधियों का ज्ञान, संसाधनों का ज्ञान, नवाचारों का ज्ञान, प्रौद्योगिकी का ज्ञान, तकनीकी का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वो पाठ सरल बना सके और प्रभावशीलता उसमें आ सके। अगला है कौशल के विकास के लिए। कौशल के विकास के लिए अगर हम बात करें तो कौशल के विकास के लिए भी हमें नवाचारों का सहारा लेना पड़ता है। नवाचारों से हम कौशलों का विकास कर सकते हैं। कौशलों के विकास में हम अगर बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के में अगर हम पाठ का विकास करना चाहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण को अगर हम पढ़ाते हैं छात्रों तो उनमें कौशलों का एक एक कौशल को लेकर के हम चलते हैं, तो हमें कई प्रकार से हम धीरे धीरे उन कौशलों को प्राप्त करते हुए, कौशलों को सीखते हुए हमें उनका पाठ का विकास हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। ये भी नवाचार के अंतर्गत है। अध्यापक जो गलती करता है वो अध्यापक भी उनमें क्या होता है, उन चीजों को सीख जाए और सीखने के पश्चात उन चीजों को ग्रहण करें, ताकि वो पढ़ाई में ठीक प्रकार से अपने पाठ का विकास कर सकता है, अपनी विषय वस्तु को पूरी कर सकता है। इसलिए कौशल के विकास के अंतर्गत कई प्रकार के कौशल उनमें सिखाए जाते हैं और नई तकनीकी ज्ञान उनको दिया जाता है। ये भी कौशल के विकास में भी ध्यान रखा जाता है। उनमें कई प्रकार के प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, उदाहरण कौशल, ये कई प्रकार के आगमन निगमन विधि या कई प्रकार के सामाजिक विधि या आपकी समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, कई प्रकार की ऐसी विधियों का भी ज्ञान उनको दिया जाता है, युक्तियों का भी ज्ञान दिया जाता है और ऐसे कौशलों का ज्ञान दिया जाता है, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान दिया जाता है, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान दिया जाता है। तो हम कौशल के विकास में कई प्रकार की बातें भी हम प्रशिक्षणार्थियों को समझाते हैं और प्रशिक्षणार्थी उन बातों को समझते हुए कई प्रकार का ज्ञान ग्रहण करते हुए इन कौशलों का विकास कर सकते हैं। अगर बात करें हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के को सरल बनाने की, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी हमें कई प्रकार से नवाचारों की आवश्यकता पड़ती है कि किस प्रकार से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाएं। इनके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं, स्थायी बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, विद्यार्थियों को समझ में आए ऐसी बना सकते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ठीक प्रकार से विद्यार्थी अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक प्रकार से सीख सकते हैं। पहले कठिन बातों को न समझाकर सरलता से हम उनको ऐसी तकनीकी को अपनाएं ताकि वह अधिगम को प्रारंभ में सरल तरीके से सीखे, फिर कठिनाई की ओर आगे बढ़े। तो ये जो प्रक्रिया है हमारी शिक्षण की, उनको सरल बनाने के लिए नवाचारों की आवश्यकता हमें होती है। ये भी एक बात अंतर्गत होता है। ज्ञान के स्थायित्व के लिए भी हमें नवाचारों की आवश्यकता होती है। जो भी हमें ज्ञान बच्चों को या प्रशिक्षणार्थियों को देना है, उसका स्थायी ज्ञान करने के लिए हमें क्या होता है कि नवाचारों का प्रयोग करना होता है। नई तकनीकी का ज्ञान, नवाचारों का ज्ञान और जो भी हमारे पढ़ाई के दौरान हम जो संसाधनों का उपयोग करें, उन नवीन संसाधनों का प्रयोग करते हुए छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करें। सहायक सामग्री के छात्रों को बताएं, सहायक सामग्री से हम प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ाएं, प्रशिक्षणार्थियों में सहायक सामग्री बनाने का निर्माण हम करें। कई प्रकार के स्थायी ज्ञान देने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कई प्रकार के पोस्टर बना करके लाए, चार्ट बना करके लाए, मॉडल बना करके लाए, या उनको प्रदर्शन करने का तरीका हमारा क्या है। तो ये स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए हम सहायक सामग्री बना करके लाते हैं, ताकि छात्र स्थायी ज्ञान उन माध्यमों से, सहायक सामग्री के माध्यम से जो प्रदर्शित जो चीज़ें बताई गई है उसमें उनको देख सके, समझ सके, समझ करके वो स्थायी रूप से उसको सीख सके। ये भी जो बातें हैं वो स्थायी ज्ञान के अंतर्गत स्थायित्व के लिए भी हमें इन नवाचारों का प्रयोग किया जाता है, ताकि छात्र उन चीज़ों को भूले नहीं। उनको ये याद रहे कि हमारे जो गुरुजन है और या अध्यापक है, उन्होंने मुझे क्लास में ये चीज़ें समय समय पर जब पाठ का विकास किया तो सहायक सामग्री के माध्यम से या नई तकनीकी के माध्यम से या विधि प्रविधि के माध्यम से या संसाधनों के माध्यम से ये पाठ हमें पढ़ाया, तो वो स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त हो सकता है। तो स्थायी ज्ञान देने के लिए भी हमें कई प्रकार से इनका प्रयोग, नवाचारों का प्रयोग हम करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए भी हमें नवाचारों का प्रयोग हमारा काम में आता है, आवश्यकता इनकी होती है।
जो भी हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक तरीके से हम छात्रों को अगर उस दृष्टिकोण से पढ़ाना चाहते हैं, नए प्रयोगात्मक तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, या कोई सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहते हैं या खोज करना चाहते हैं, वैज्ञानिक उन विधियों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो भी हमें नवाचारों की आवश्यकता पड़ती है, और टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है, तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, उन मनोवैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता पड़ती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारा विकास इनके अंतर्गत आता है, और इनकी आवश्यकता भी हमें नवाचारों की रहती है। छात्रों में क्रियाशीलता का विकास, छात्रों में क्रियाशीलता का विकास करने के लिए भी हमें इन नवाचारों की आवश्यकता रहती है। शिक्षक शिक्षा में जो नवाचार है उसमें छात्रों में क्रियाशीलता कैसे बना सकते हैं, छात्र सक्रिय कैसे रह सकते हैं। पहले छात्रों का क्रियाशील, प्राचीन समय में गुरु जब शिक्षा देता था तो छात्र क्रियाशील नहीं रहते थे, वो प्रवचन देते थे, मूक श्रोता की तरह शिष्य उनको सुनते थे और कोई क्रिया प्रतिक्रिया वो नहीं करते थे। इसलिए क्रियाशील बनाने के लिए छात्रों को नवाचारों का उपयोग लेना अति आवश्यक हो जाता है। आज वर्तमान पद्धति में हम सक्रियता लाना चाहते हैं, छात्र और अध्यापकों में सक्रियता के माध्यम से हम पढ़ाएं, रुचिपूर्वक पढ़ाएं, विभिन्न सिद्धांतों को उनको ज्ञान दें, तो छात्र क्रियाशील बन सकते हैं, उसको जल्दी सीख सकते हैं। ये भी हमारा विकास छात्रों के द्वारा इन नवाचारों के माध्यम से किया जाता है। छात्रों का विकास होना चाहिए, नई तकनीक का प्रयोग हम करें, इनका विकास करते हुए पाठ का विकास करें। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का समावेश, मनोवैज्ञानिक तथ्यों का समावेश करने के लिए भी हमें कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक तकनीकों और परीक्षणों का ज्ञान भी हमें उनको देना चाहिए, नवाचारों का ज्ञान उनको बताना चाहिए, किस प्रकार इंस्ट्रूमेंट को हम चला सकते हैं, किस प्रकार उसका प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भाषागत शुद्धता के लिए हमें भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार हम अपने शब्दों को ठीक प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम विज्ञान प्रयोगशाला में या भाषा प्रयोगशाला में या नई तकनीकी प्रयोगशाला में इनके द्वारा कई जो भी हमारे विषय है उसके अनुसार प्रयोगशाला में ले जा करके कई प्रकार के जो नवाचारों के माध्यम से छात्रों को हम समझाते हैं। भाषा का ज्ञान देना तो भाषा प्रयोगशाला में ले जाएंगे, विज्ञान का ज्ञान देना तो विज्ञान प्रयोगशाला में ले जाएंगे, मनोविज्ञान का ज्ञान देना तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला में ले जाएंगे, और समाज का कोई ज्ञान देना है, इतिहास का ज्ञान देना है तो सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में उनको ले जाएंगे। इस प्रकार की कई प्रकार की जो प्रयोगशाला है वो हमारे प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को हम ले जाते हैं, उनको सिखाते हैं ताकि वो मनोवैज्ञानिक तथ्यों का समावेश उनमें स्थापित हो सके। ऐसे प्रयोगशाला में ले जाने के पश्चात एक ज्ञान के साथ साथ तो दूसरा ज्ञान भी उनके अंतर्गत सीखता है। इस प्रकार का समावेश हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बालकों का साइकोलॉजिकल अध्ययन करते हुए नई तकनीकी नई नवाचारों का प्रयोग करके उन्हें समावेश किया जाना चाहिए। ये भी नवाचारों की आवश्यकता उनके अंतर्गत मानी गई। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग भी हमें जो भी है इनकी आवश्यकता में आता है, नवाचारों की आवश्यकता में आता है। तो अध्यापक शिक्षक शिक्षण नवाचारों के प्रयोग में नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नई जो शिक्षण विधि आज के जो वर्तमान समय में जो भी शिक्षण नई टेक्निक जो आ रही है, नवीन विधियों के माध्यम से हम छात्रों को जो पढ़ाना चाह रहे हैं उन विधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कई प्रकार के संसाधनों के द्वारा, कई प्रकार से हम छात्रों को घर बैठे अध्ययन करा रहे हैं। तो घर बैठे अध्ययन के लिए हम कौन सी विधि अपना रहे हैं, इन विधियों का ज्ञान भी हम छात्रों को शिक्षार्थियों को दें ताकि वो शिक्षण ठीक प्रकार से कर सके। ऐसी नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग आयरन शिक्षा के क्षेत्र में होता रहता है। उन नवीन शिक्षण विधियों नवाचारों को जो भी अध्यापकों को बनाना चाहिए और बताना चाहिए ताकि वो विभिन्न प्रकार की विधियों को सीखते हुए विद्यार्थियों को जो स्कूल में जाकर के कई प्रकार से विधियों का ज्ञान उनको दे सके। ऐसी विधियों युक्तियों को वो समय समय पर प्रशिक्षण के दौरान सीखते रहना चाहिए, और जब वो सीख जाएंगे तभी वो विद्यालय में जाकर इन विधियों का प्रयोग करेंगे। तो हमें इन विधियों के माध्यम से हमारी जो शिक्षण का जो विकास है वो सरल भाषा में करें, बौद्धिगम भाषा में करें, स्थायी रूप से करें, और कई प्रकार से हम जो अधिगम प्रक्रिया को वो सरल बनाने का प्रयास करें। ये तभी संभव हो सकता है जब हम नवाचारों का प्रयोग करेंगे।
इसलिए हमें मनोवैज्ञानिक तथ्यों का समावेश करने के लिए, इन नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए हमें कई प्रकार की टेक्निकों को सीखने की आवश्यकता है। उन टेक्निकों को सीखने के लिए हमें प्रशिक्षण लेना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा, हमारे अध्यापकों के द्वारा, लेक्चररों के द्वारा, प्रोफेसरों के द्वारा या शिक्षाविदों के द्वारा कई प्रकार के प्रोग्राम रखे जाते हैं। उस प्रोग्राम के अंतर्गत हम उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके नई तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नवीन विधियों को सीख सकते हैं, नई प्रविधियों युक्तियों को सीख सकते हैं और उनका प्रयोग करना जान सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कुशल शिक्षकों का निर्माण। कुशल शिक्षकों के निर्माण में भी हमें कई प्रकार की बातें आती है कि कुशल शिक्षकों के निर्माण करने में भी हमें कई प्रकार के नवाचारों की आवश्यकता रहती है। उन नवाचारों से हम कुशल शिक्षकों का निर्माण कर सकते हैं। कुशल शिक्षक का निर्माण तभी कर सकते हैं जब नवाचारों का ज्ञान उनको होगा। नवाचारों को वो अगर जानते होंगे, उन्हें उचित प्रशिक्षण लिया होगा, उन कौशलों को सीखा होगा, उन टेक्निक को सीखा होगा जो नवीन समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार कई प्रकार की युक्तियों विधियों को सीखा होगा। ऐसे जो शिक्षण सिद्धांत जो नए आ रहे हैं या नई जो नीतियां बने उनका ज्ञान रखते हैं, तो कई प्रकार के कुशल शिक्षकों का निर्माण हम उनके द्वारा कर सकते हैं। वो आज अगर हम कंप्यूटर की आईटी का ज्ञान देना चाहते हैं तो कंप्यूटर सीखना अति आवश्यक हो गया है। शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आईटी का जमाना है। कंप्यूटर के द्वारा कई प्रकार के इंफॉर्मेशन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों को उनकी सूचना दे सकते हैं। आज कई प्रकार की जो सूचना है वो ऑनलाइन के द्वारा भेजी जाती है या दर्शाई जाती है, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो ये हमें कंप्यूटर का ज्ञान भी हमें कुशल शिक्षकों में होना चाहिए। ऐसे कुशल शिक्षकों के निर्माण के लिए भी हमें सरकार, शिक्षा विभाग समय समय पर उनको प्रशिक्षण लगवाती है। तो कई प्रकार के आईटी का ज्ञान या दीक्षा ट्रेनिंग के अंतर्गत कई प्रकार के कौशलों का ज्ञान या अन्य जो भी हमारे जो महाविद्यालय है उनमें प्रशिक्षण के दौरान कई प्रकार की कौशल विधियों, प्रविधियों का ज्ञान उनको दिया जाता है। छोटे छोटे समूह में खोज के लिए हम प्रकार की कार्यशाला आयोजन कर सकते हैं। उन कार्यशालाओं में हम कई प्रकार की टेक्निक उनको सिखा सकते हैं। ये कई ऐसे जो हमारे कार्य है उनके द्वारा हम कुशल शिक्षकों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे कुशल शिक्षकों के निर्माण अगर हम करेंगे तो हमें अच्छे शिक्षक प्राप्त होंगे और हम छात्रों के भविष्य के लिए हम उनके लिए अध्यापकों को तैयार करेंगे जो आगे जाकर के बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ा सके और ठीक प्रकार से उनको शिक्षण करवा सके और छात्र ठीक प्रकार से अध्ययन कर सके। इन सारी बातों को देखते हुए हमें चाहिए कि हम शिक्षा के नवाचारों का ज्ञान उन अध्यापकों को दें ताकि अध्यापक उनको सीख सके और सीखते हुए उनमें नवाचारों का ज्ञान हो सके। इन नवाचारों की ट्रेनिंग समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर अध्यापकों को रखी जाती है। और प्रशिक्षण के दौरान अगर प्रशिक्षणार्थी है तो हमें प्रशिक्षण के दौरान 2 वर्षीय हमारा जो प्रशिक्षण होता है या 1 वर्षीय जो हमारा प्रशिक्षण होता है, उन प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे जो प्रोफेसर है उनके द्वारा प्रशिक्षण के दौरान कई प्रकार की शिक्षा उनको देते हैं। इन सारी व्यवस्थाएं जब वो करते हैं तो वो कई प्रकार का नवीन ज्ञान उनको प्राप्त होता है, नवाचारों का ज्ञान उनको प्राप्त होता है। जब हम वर्तमान समय, जब मैंने आपसे पहले यह चर्चा की थी कि वर्तमान समय में हम गुरुओं की बात करें तो नवाचारों का ज्ञान दिया जाता है और प्राचीन समय की बात करें तो प्रवचन और व्याख्यान के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है, घर बैठे शिक्षा दी जा रही है। आज प्रवचनों के माध्यम से नहीं, घर बैठे तकनीक के माध्यम से, ऑनलाइन जो तकनीक के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। ये नवाचार है। इन नवाचारों के माध्यम, दूरदर्शन के द्वारा, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से या ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से या ऑनलाइन मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से या अन्य कोई उपग्रह संसाधनों के माध्यम से, हम ऐसे सैटेलाइट के माध्यम से हम इनको जोड़ देते हैं। उन सैटेलाइट के माध्यम से नवाचारों का प्रयोग करते हुए छात्र घर बैठे कई प्रकार के जो ज्ञान है उनको प्राप्त कर सकते हो और अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से अध्ययन कर सकें। ऐसी व्यवस्था शिक्षा विभाग के द्वारा अध्यापकों के लिए, प्रशिक्षणार्थी के लिए और छात्रों के लिए अध्यापक के द्वारा चलाई जाती है। उन अध्यापक जो उन
प्रशिक्षण को सीख करके छात्रों को उनको लाभ दे सके, ऐसी व्यवस्था समय समय पर हमें करनी चाहिए, ताकि हमें शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई को हम दूर कर सकें। जैसी स्थिति परिस्थिति होगी उस हिसाब से ही हम छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया को अपनाएंगे। आज स्थिति बदल चुकी है, आज देख रहे हैं समय कितना परिवर्तनशील है, समय ने किस प्रकार से करवट ली है कि आज हम ऑनलाइन क्लासेज आपको दे रहे हैं। ऐसी कभी आपने सोचा नहीं होगा कि घर बैठे हम शिक्षण का या अध्ययन का कार्य हम कर सकते हैं और गुरु के द्वारा अध्यापन का कार्य ऑनलाइन करवाया जा रहा है, इनका हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था समय के अनुसार चलती है, अगर ये तकनीकी नहीं होती तो हम घर बैठे इसका अध्ययन नहीं कर पाते। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो भी हमारे नवाचारों के अंतर्गत आती है, अगर इसकी संपूर्ण इस पर अगर हम विचार करें, समरी के रूप में हम देखें, तो कई प्रकार की बातें भी हमारे सामने दोबारा आती है कि हम किस प्रकार से हम शिक्षण जो होता है हमारा अध्यापक के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, ताकि अध्यापक ठीक प्रकार से रुचिपूर्वक सरलता से छात्रों को अध्यापकों को शिक्षण करवा सके, ताकि वो आगे जाकर के अध्यापक उन ट्रेनिंगों को प्राप्त करें, उनमें नवाचारों का ज्ञान प्राप्त करें, उस अधिगम को सीख सके, ताकि नए नवाचारों के द्वारा जो ज्ञान सीखा, नए जो नियम आ रहे हैं उनको सीख सके। ऐसी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, बोधगम बनाने के लिए, स्थायी ज्ञान देने के लिए हमें नवाचारों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा प्रोफेसर एस.के. दुबे ने दी है। याद रखिए, परिभाषा एस.के. दुबे ने क्या दी है? स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए और हमें ठीक प्रकार से अधिगम प्राप्त करने के लिए स्थायी ज्ञान जो हमें देती है वही नवाचार कहलाती है। अगर हम बात करें तो अधिगम प्रक्रिया को हम सरल किस प्रकार से बना सकते हैं, रुचिपूर्वक किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने कौशलों को विकास कर सकते हैं, किस प्रकार अधिगम प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, ज्ञान में स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, ये सारी जो बातें हैं वो भी हमारे इन नवाचारों के माध्यम से ही हो सकती है। ये भी एक बातें आती हैं। अगर हम बात करें कि हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए भी नवाचारों का प्रयोग किया जाता है, छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए, क्रियाशील बनाने के लिए भी नवाचारों का प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश करने के लिए जो वैज्ञानिक जो हमारे अगर हम उदाहरण देना चाहते हैं, तथ्यों का समावेश करना चाहते हैं, तो भी हम नवाचारों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। और शिक्षण की विधि, प्रविधि, युक्तियाँ जो भी हमारी जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो छात्र क्या चाहते हैं, क्या छात्र किस प्रकार से सीखना चाहते, कौन सी विधि से सीखना चाहते, किस युक्ति से सीखना चाहते, उन विधियों का ज्ञान भी अध्यापकों के द्वारा समय समय पर दिया जाता है। ये भी नवाचार के अंतर्गत आते हैं। ये भी हमें सरल भाषा में, सरल तरीके से उन युक्तियों को सिखा करके वो छात्रों को उनको बताएं, उन विधियों से पढ़ाएं और पाठ का विकास करें, तो छात्र स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हुए सरल भाषा में उस पाठ को सीख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये भी है। और कुशल अध्यापकों का, कुशल शिक्षकों का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब उनको हम प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग नवाचारों की देंगे। नवाचारों की ट्रेनिंग अगर हम समय समय पर उनको उपलब्ध कराते रहें, नए संसाधनों का ज्ञान उनको देते रहें, समय परिस्थिति के अनुसार जो भी नियम कानून नए आते हैं उनके नियमों के बारे में सुझाव या उनको बताते रहें, तो नया ज्ञान उनको मिलता रहेगा, नवाचारों का ज्ञान उनको मिलता रहेगा और वो छात्रों को भविष्य में इन चीज़ों को बता सकेंगे, क्योंकि समय के अनुसार हमें बदलना होगा। पहले के जो शिक्षक थे वो नवाचारों को नहीं जानते थे, लेकिन आज पुराने शिक्षकों को भी विभिन्न प्रकार के समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, जो कि 6 दिवसीय प्रशिक्षण या सप्ताह भर का प्रशिक्षण या जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में दिया जाता है या शीतकालीन अवकाश में उनको लगाया जाता है, ताकि उनको भी कोई नुकसान न हो और बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। इसलिए छुट्टियों के दौरान वो प्रशिक्षण को प्राप्त करें। उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात वो स्कूल में जाएं और स्कूल में उन विधि प्रविधियों युक्तियों का प्रयोग वो करें, या कोई कंप्यूटर आईटी का ज्ञान उनको दिया जा रहा है तो आईटी का ज्ञान भी छात्रों को वो जाकर के स्कूल में बताएं। कई प्रकार की ऐसे जो कौशलों का विकास अगर वो सीख रहा है प्रशिक्षण, तो कौशलों के विकास को स्कूल में जाकर के वो कौशलों का
विकास करें या पाठ के विकास को ठीक प्रकार से सरल भाषा में किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, इन विधियों को अगर उसने जाना, उन विधियों का प्रयोग करके वो पाठ का विकास करे। या सहायक सामग्री निर्माण की अगर कोई बात आती है, सहायक सामग्री निर्माण वो किस प्रकार से कर सकता है या उसने प्रशिक्षण में क्या सीखा, उन सहायक सामग्री निर्माण की बात वो स्कूल में जाकर के बता सकता है। इन सारी प्रक्रियाओं को, जो प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है सरल भाषा में, वो आपने जानी होंगी और मैंने संपूर्णता की ओर आपको ले जा रहा हूँ कि जो शिक्षक शिक्षा में नवाचारों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, इनकी आवश्यकताएं होती है। बिना नवाचार के हम वर्तमान युग में अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकती। इसलिए हमें नवाचारों का ज्ञान से युक्त हमारी शिक्षा होनी चाहिए ताकि छात्र और अध्यापक सक्रिय रूप से रह करके रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सके। और मैंने ठीक प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।